अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्ड्स। पेपर के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्योंकि पेपर के अंदर काफ़ी सवालात इससे आते हैं। और सेकेंडली, जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है उसके लिए कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। सबसे पहले, हाउ डू एटम्स ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट, हाउ डू एटम्स ऑफ नॉन मेटालिक्स, हाउ डू एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छे से कोशिश करेंगे कि इसको क्लियर किया जाए। सबसे पहले जी देखते हैं वोकेबलरी में हमारे पास क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये बात हम पहले कर चुके हैं, ये बात पहले हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से आपने लगाना है या किस तरह से वो मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वैलेंसी। अब हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं कि बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या कुछ जो चंद एलिमेंट्स हैं, जैसे हीलियम है, ठीक है, लिथियम है, नहीं, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल हो जाते हैं, जबकि जो बाकी हैं वो क्या करते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में लेने की कोशिश करते हैं। जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। अब 8 से कम जिसके भी हैं, 8 से कम जिसके भी हैं, वो क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब वो किस तरह से होता है? इसको वैलेंसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। अब जिसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? 3 या 3 से कम होते हैं, 3 या 3 से कम होते हैं, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। और जिसके 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं, जिसके 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं, वो क्या कहता है? ले लेता है। तो और जो 4 वाले हैं वो ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो अगर आपको मालूम करना हो कि इसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, ठीक है ना, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन कंबाइन करा सकता है, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। अब देखना होता है आउटर शेल को। किसको देखना होता है? आउटर शेल को। जिसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 1 है। जिसके आउटर शेल में 2 है तो क्या है? 2। जिसके आउटर शेल में 3 है तो उसकी कंबाइनिंग क्या है? 3। इसी तरह से उल्टी साइड पे आ जाए, जिसके 7 है उसकी कैपेसिटी क्या है? 1। जिसके 6 है उसकी कैपेसिटी क्या है? 2। और जिसकी 5 है उसकी कैपेसिटी क्या है? 3। तो जो 4 है उसकी कैपेसिटी क्या है? वो 4 है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक के अंदर 3 तक ही यहाँ पे मामला मौजूद है, तो आपने 3 तक ही रहना है। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तो वैलेंसी अगर मालूम करनी हो तो बड़े आसान है आपको। आप क्या करें? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें। पहले शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन लगाते हैं बेटा? दूसरे में कितने लगाते हैं? 8। तीसरे में कितने लगाते हैं? तो अब ये इस हिसाब से है कि आपके जो है ना वो पहले 18 या 20 तक ही आएंगे, उससे ऊपर आपके नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी क्लास का लेवल जो है ये सिर्फ स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे आपने ये देख रहे हैं, अब पहले में 2 लगा दिए, दूसरे में 8 लगा दिए। फ़र्ज़ करें उसका नंबर क्या था? 14 था, जब 15 था, लेट से 15 है, तो अब अटॉमिक नंबर 15 है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, आखिरी शेल में कितने लगा दिए आपने? 5। अब कितने उसके कम हैं? अब फिर उसकी वैलेंसी क्या होगी? 3। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तो वैलेंसी बड़े आराम से आप मालूम कर सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है? ये वो फोर्स है जो बेटा एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या चीज़ है? एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। क्योंकि आपने देख लिया कि एटम अलहदा नहीं रह सकते, ज़्यादातर एटम अलहदा नहीं रह सकते, जुड़ के रहते हैं, पेयरिंग बना के रहते हैं, या तो अपने साथ ही जुड़ जाएंगे या किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है उनको जो जोड़ के रखती है उसे क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है? कैटायन। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल, मतलब है कि अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा या यहाँ पे क्लास अटेंड की, तो जो मेटल्स हैं अब उनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री है, जिसके अंदर ऑलरेडी एक चीज़ फ्री फिर रही है, वो क्या बाहर को मूव करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। और इसी तरह से जो नॉन मेटालिक हैं, जो क्या हैं? नॉन मेटालिक हैं। आप नॉन मेटालिक याद रखिएगा, ये कौन सी साइड पे मौजूद हैं? पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे हैं। और मेटल किस साइड पे हैं? लेफ़्ट साइड पे हैं।
तो जो लेफ्ट वाले हैं, एक हाइड्रोजन को आप साइड पर रहने दें, हाइड्रोजन डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी जितने भी सारे लेफ्ट के ऊपर मौजूद हैं वो सारे क्या हैं आपके ग्रुप 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, ये सारे क्या हैं मेटालिक्स हैं। और जो दूसरी साइड है वो क्या है बेटा, ग्रुप 18 को छोड़ दें, ग्रुप 18 को छोड़ दें क्योंकि वो तो कंप्लीट है, वो तो उनका शेल क्या है कंप्लीट है। 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, यहाँ पे क्या होंगे आपके पास नॉन मेटालिक होंगे। अब ये भी आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें एक दूसरे क्या करती हैं आपस में अट्रैक्ट करती हैं, क्या करती हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब जब मेटल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको कौन सी चीज़ खींचेगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसको कौन सी चीज़ खींचेगी, पॉजिटिव चार्ज वाली खींचेगी, नहीं खींचेगी, ठीक है। तो जो हमारे पास नॉन मेटालिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसको खींच लेते हैं, इसको क्या करते हैं खींच लेते हैं। जब मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अब आपको ये भी पता है कि चार्ज कौन सा होता है एटम के ऊपर, न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या क्यों न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तैनान ज़रा होशियार होकर बैठिएगा, ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जब वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, एक नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया, तो पहले नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर थे, अब पीछे क्या पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है जितने भी मेटल्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जब वो आयोनिक स्टेट में होंगे। किस स्टेट में होंगे, आयोनिक स्टेट में होंगे। जब मतलब है वो उनके ऊपर कोई भी चार्ज होगा तो कौन सा चार्ज होगा, मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो नॉन मेटल हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर ये सवाल आ जाए कि ये कैटायन है या एनायन है, तो क्या देखना है, मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर मेटल है तो किस पे क्लिक कर देना है आपने, कैटायन के ऊपर, और अगर नॉन मेटल है तो किस पे क्लिक कर देना है, एनायन के ऊपर। क्या ये बात कैटायन और एनायन को समझने के लिए आसान होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अभी आपको दोबारा भी इंशाल्लाह मैं प्रिंट दूंगा ताकि जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं आप अच्छे से उनको याद कर लें कि मेटालिक साइड पे कौन से हैं और नॉन मेटालिक साइड पे कौन से हैं। कम से कम आप फेमिलियर जरूर हो। बहुत सारे मेटालिक आपको मालूम है, ऑलरेडी मालूम है, लेकिन ये है कि अगर अच्छे से याद होंगे तो उसका और ही इम्पैक्ट होगा। कैटायन क्लियर हो गया, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन क्या होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद आयोनिक बॉन्ड और फिर कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। अभी आपको मैंने बताया, अब कंप्लीट ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए, किसके बीच होगा, आयोनिक बॉन्ड कौन से एलिमेंट के बीच में बनेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेंगे। किस में बनेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो इसी चीज़ से हमने बहुत सारी बातें क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है, कि आयोनिक बॉन्ड किससे बनेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं बेटा, ये नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। किस में बने, क्योंकि वो कंप्लीटली नहीं उठाता, शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इतना बीच में, मतलब है कि वो अट्रैक्शन में गैप नहीं होता है कि पूरे के पूरे को पिक कर लें। तो जो ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, नॉन मेटल के बीच में। अगर तो आपको क्लियर है तो फिर तो बात क्लियर है, लेकिन अगर आपने एजम्पशन करनी है या गैस करना है तो फिर आप क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बेटा नॉन मेटल को चूज़ करेंगे। किसको चूज़ करेंगे, नॉन मेटल। और आयनिक बॉन्डिंग के लिए किसको चूज़ करेंगे, बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। क्या बात समझ में लगी कि नहीं लगी, ठीक है, आगे चलें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात क्लियर थी कि नहीं थी बेटा, ठीक है, ये हमने पहले बताया, इसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है तो दोबारा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, सही है। उसके बाद है आयन क्या चीज़ है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है जी, गिवन अबव द आउटर मोस्ट शेल कौन सा कंप्लीटली फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, सी के ऊपर क्या है, इसके ऊपर कितने हैं, 2 चार्जेस मौजूद हैं और ये क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अगर इन दोनों को मैं आपस में शेयर करा दूँ, ठीक है, लेकिन ये तो सेकंड है ना, तो सेकंड में नहीं होगा। अच्छा चलें, उसके बाद क्या है, आयन, वैलेंसी और केमिकल बॉन्ड। ये बातें मैं तीनों आपको बता चुका हूँ। आयन क्या चीज़ है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। एन एटम हुज आउटर मोस्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इट कैन अकोमोडेट, डज नॉट नीड एनी मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट, एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल है, मतलब है या तो 2 हों या क्या हो, 8 हों। मोस्ट केसेस में ये क्या है, 8 है। मोस्ट केसेस में क्या है, 8 है।
जैसे हीलियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं, लिथियम भी इस तरह से हीलियम की कन्फिग्रेशन अडॉप्ट कर सकता है। तो 1-2 को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, आपने आउटर मोस्ट शेल किस पे स्टेबल होगा, 8 पे शेल होगा, तो 8 पे फिल होगा। तो अगर 8 पे स्टेबल होगा, अगर कोई भी ऐसा एटम मौजूद है जिसका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, तो अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। Its electronic configuration is complete or stable. The atom having stable electronic configuration can exist independently and the particle that can exist independently is called molecule. तो molecule की definition आ गई है। molecule की definition आ चुकी है। क्या definition है कि एक ऐसा एटम जो कि या ऐसा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं जी, मॉलिक्यूल कहते हैं। एन एटम हुज आउटर मोस्ट शेल इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, और ये इसके अंदर मज़ीद एटम इसके इलेक्ट्रॉन मज़ीद गुंजाइश मौजूद है, वो क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। वो क्या होता है, अनस्टेबल। अब ये कोशिश करता है कि स्टेबिलिटी हासिल करे। क्या हासिल करे, स्टेबिलिटी। तो या तो आउटर में शेल में इन रेयर केसेस 2 इलेक्ट्रॉन के ज़रिए स्टेबिलिटी हासिल करे, और इन मोस्ट केसेस क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन के ज़रिए क्या करे, स्टेबिलिटी हासिल करे। उस सिलसिले में ये क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, या इलेक्ट्रॉन गेन या तो लूज़ कर लेगा, या क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और जब ये इसके वो फिलअप हो जाते हैं तो बेटा ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ये इनर्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, तो अब जहाँ से चला गया है वहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और जहाँ पे गया है वहाँ पे क्या चला हो जाएगा, नेगेटिव। तो ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर क्या होता है बेटा, चार्ज होता है, ऐसे एटम्स को क्या कहा जाता है, आयंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयंस कहा जाता है। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई जो कि मैंने पहले बता दी। अब यहाँ पे एक Cl किसकी एग्जांपल है बेटा, Cl किसका केमिकल सैम्पल है, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन यहाँ पे देखें कितने, 2 4 6 और कितने बेटा, 7 हैं। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 4 6 और 2 कितने हैं, 8 हैं। अब ये एटम था और ये क्या है बेटा, आयन है। क्लियर हो गया, एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ओके। अब अगर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें सोडियम है। अब सोडियम क्या है, एक मेटल है, पोटाशियम सेम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब सारे क्या हैं, सब के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये सब ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे उतना ही यूनिट चार्ज उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, ये जहन में रखना है, ये जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन एटम, प्रोटियम हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। जो हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम है, जो सबसे ज़्यादा, देखें इसके मुख्तलिफ आइसोटोप भी हैं, मुख्तलिफ आइसोटोप भी हैं, लेकिन जो नॉर्मल हालत में हाइड्रोजन हमें मालूम होता है उसका क्या नाम है बेटा, उस आइसोटोप का क्या नाम है, प्रोटियम है। अब इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। अब अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, चला जाए, तो अब ये क्या होगा, क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। इलेक्ट्रॉन अगर एक रिमूव कर दिया जाए तो इसकी आउटर शेल क्या हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। जब खाली शेल है तो क्या मतलब है, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। और इसके ऊपर यूनिट चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव +1। क्या बच जाएगा इसके अंदर, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो हाइड्रोजन की जगह क्या बच गया, प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहते हैं, हाइड्रोजन का दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन। आप 9th की केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप जगह जगह पे हाइड्रोजन की जगह प्रोटॉन का लफ्ज़ यूज़ होते हुए देखेंगे। तो इसके ऊपर आपको फिर अचंभा नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। हाइड्रोजन को दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटॉन भी कहा जाता है। जब
इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो ये सिर्फ क्या बच जाता है, प्रोटॉन भी बच जाता है। व्हेन इट लूजेज इलेक्ट्रॉन द लेफ्ट ओवर पार्टिकल इज ओनली द प्रोटॉन, देयरफॉर हाइड्रोजन आयन इज आल्सो टर्म्ड एज प्रोटॉन। जो हाइड्रोजन आयन है इसको प्रोटॉन भी कहा जाता है। व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 गेन्स प्रोटॉन, NH3 जब एक प्रोटॉन गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अमोनियम आयन NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। आयन की निशानी क्या होती है, इसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, चार्ज मौजूद होता है। और एक जब इसके ऊपर सिंगल चार्ज हो तो सिर्फ प्लस या माइनस का सिंबल होगा। अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हो तो फिर उसके साथ उसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, ऊपर करके चार्ज के साथ नंबर भी मौजूद होगा। उसके बाद है व्हेन अ वाटर मॉलिक्यूल गेन द प्रोटॉन, अब ये क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सोनियम आयन H3O। तो ये फार्मूला भी है कि ऑक्सोनियम आयन का फार्मूला क्या है, H3O। प्रोटियम का फार्मूला क्या है, H, क्या है, H। और उसके ऊपर क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है जी, कोई चार्ज नहीं होता, नॉर्मल हाइड्रोजन आइटम है। प्रोटियम क्या है, नॉर्मल हाइड्रोजन आइटम है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। जब हाइड्रोजन आयन बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, तो फिर उसके ऊपर प्लस का निशान होगा। ठीक है, आगे चलें। पॉजिटिवली चार्ज एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम इज टर्म्ड एज केटायन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, केटायन बोला जाता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जिसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, उसको क्या बोलेंगे, एनायन। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये क्या कर रहा है, देखें, इलेक्ट्रॉन, ये प्लस हो गए, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही कंज्यूम हो रहे हैं, और ये चार्ज जनाब बेली इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है, देखिए क्लोरीन क्या है, गैस है, ब्रोमाइन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सारी क्या है, अब आयन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। और कौन सा आयन बन गया है, एनायन बना है। कौन सा आयन बना है, एनायन बना है। और यूजुअली चार्ज भी आपको पता चल ही जाता है, चार्ज भी आपको पता चल ही जाता है। अगर एटॉमिक नंबर मालूम है ना, एटॉमिक नंबर, तो चार्ज भी आपको पता चल ही जाएगा। उसकी वजह क्या है, लेट्स से कि वी हैव समवन 17। अब 17 किसका एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। पहले में कितने लगाएंगे, दूसरे में कितने लगाएंगे, 8, तीसरे में कितने लगाएंगे, 7, कितना चाहिए, 1, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितना चार्ज होगा, -1। पता चल गया, केटायन बनेगा, पता चल गया ना, केटायन बनेगा, एनायन बनेगा, और चार्जेस कितने होंगे। इसी तरह से लेट्स सी के देखते हैं कि नाइट्रोजन का क्या है, 15 मेरे ख्याल से, 1531 है ना, 1531 है। ठीक है, मतलब 15 एटॉमिक नंबर और 31 मैस नंबर। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, पहले में 2, दूसरे में 8, 10, तीसरे में 5। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3। अब इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, -3। 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए ना, -3। तो बात क्लियर हो गई। ये चार्जेस और आयंस की मतलब है कि तकरीबन बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर आप रट्टा लगाते रहते तो उसमें कहानी और थी। अगर आप समझ के करेंगे तो आप देखें, एक एक याद करना अच्छी बात है, याद कर लें, लेकिन अब आप उसको मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंसेप्ट को समझ के भी इस सवाल का जवाब आप वहाँ पे लिख सकेंगे। बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयन है। ये सारे देखें मेटल होंगे, ये सारे क्या होंगे बेटा, मेटल होंगे। इस साइड पे क्या है, नेगेटिव आयन है, और ये सारे क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। क्लियर होगी बात। अब आपने ये याद भी करने हैं, कुछ इसमें कंपोजिट हैं, कुछ क्या है, कम्प्लेक्स किस्म के हैं, जिसके अंदर की ग्रुपिंग हुई है। क्या है, ग्रुपिंग हुई है। लेकिन ज़्यादातर जो आपको नज़र आ रहे हैं वो क्या नज़र आ रहे हैं, सिंगल आइटम है, सिंगल एलिमेंट है। क्या है, सिंगल एलिमेंट है। कहीं पे मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा भी मौजूद है। तो ये आपने कुछ फिर याद भी कर लेने हैं। देखें, ज़्यादातर तो आपका काम हो गया क्लियर, लेकिन यह है कि कुछ आपको याद भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलें आगे। वैलेंसी, वैलेंसी क्या है, एटम्स एक्सेप्ट द नोबल गैसेज हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नोबल गैसेज के अलावा बाकी जितने एटम हैं वो अलहदा नहीं रह सकते। इन ऑर्डर टू गेट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी कोशिश करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश भी करते हैं। फॉर दिस टेंडेंसी दे कंबाइन विद अदर एटम्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये फिर दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं ताकि स्टेबिलिटी हासिल कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विद अदर एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। तो एक एटम की दूसरे एटम के साथ जुड़ने की जो एबिलिटी है उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसकी वैलेंसी बोला जाता है। हाइड्रोजन एटम्स कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन और गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल।
as it can donate one electron, it has the unit capacity to be combined with other atom, hence its valency is 1. Valency of one element is defined as the number of hydrogen atoms that it can combine or displace with one atom of that element. देखिए अब हाइड्रोजन भी तो क्या है, एक प्रोटॉन ही है, क्या है, या एक इलेक्ट्रॉन है। आप उसको देख सकते हैं ना, उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या क्या है, या कोई चार्ज भी नहीं है। अच्छा, अब अगर वो फर्ज करें हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। अब हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन आयन के साथ नहीं जुड़ रहा, किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो अगर एक एटम 3 हाइड्रोजन आयन्स के साथ जुड़ रहा है, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ रहा है, फर्ज करें नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी फिर क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन से आएगा। हर हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक। आयन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कितने हाइड्रोजन एटम के साथ ये जुड़ा है, 3 के साथ जुड़ा है, अलग-अलग, तीनों अलग-अलग साइडों से जुड़ेगा, तो इसके आउटर शेल में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और जो हाइड्रोजन था उसके भी आउटर शेल में कितने हो जाएंगे, हर एक में 2 हो जाएंगे, क्योंकि हर एक उसके साथ शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, अब जब हाइड्रोजन की मतलब सिंगल यूनिट है, क्या है, सिंगल यूनिट है, तो वो कितने मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के साथ, कितने एटम के साथ जुड़ सकता है, या कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, ये सेम ही बात है। ये दोनों ही आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। क्या है जी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विद एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी। उसके बाद है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट कैन कंबाइन आर डिस्प्लेस विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये ज़रा ख्याल कीजिएगा, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1 एज इट कंबाइंस विद ओनली 1 हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से बाकी भी है। अब कार्बन की कितनी है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 है। तो जनाब ये कितने के साथ, कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, 4 के साथ। नाइट्रोजन कितने के साथ कंबाइन हो सकता है, 3 के साथ। क्लोरीन कितने के साथ हो सकता है, 1 के साथ। तो ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो इसका आउटर शेल में कितने होंगे, 6 होंगे। अब ये 2 की गुंजाइश है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। बड़ा आराम से पता चल गया कि नहीं चल गया। ओके, केमिकल फार्मूला, symbolic representation of one molecule of an element or a compound is called chemical formula। जो symbolic representation है किसी मॉलिक्यूल की या एलिमेंट की, किस सूरत में बेटा, ये जो हम सिंबल्स वगैरह के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, किसके ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए किसी एलिमेंट को या कंपाउंड को जो जाहिर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसका केमिकल फार्मूला। अच्छा जी, इसके अंदर क्या चीज़ होती है बेटा, नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट। जैसे H2O है, इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, कितने किस्म के एलिमेंट प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो काइंड ऑफ एटम्स कितने हैं बेटा, 2 किस्म के हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, एक कितना है, ऑक्सीजन का। तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद सिंबल शो द काइंड ऑफ एटम्स एंड सबस्क्रिप्ट नंबर। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो नीचे करके लगा हुआ है। सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, जो नंबर नीचे करके लगा हुआ है। एंड सबस्क्रिप्ट शो क्या करता है, नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल H2 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम है। H2O के अंदर क्या है, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। अब ये मुख्तलिफ किस्म के आपको बेटा पॉजिटिव रेडिकल्स। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, आयन को रेडिकल भी कहा जाता है। आयन को क्या कहा जाता है, रेडिकल भी कहा जाता है। तो ये कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो क्या है, पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव आयन या नेगेटिव रेडिकल। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ बेटा, ठीक है। ये कुछ फार्मूले आपको गिवन है, केमिकल फार्मूलाज ऑफ सम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यहाँ तक बात क्लियर होगी, आगे चलें। हाउ टू राइट अ फार्मूला, हाउ टू राइट अ फार्मूला। याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला पहले लिखा जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला बाद में लिखा जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बेटा ले जाएंगे इसके नीचे, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको ले जाएंगे इसके नीचे। सबसे पहले क्या लगाया जाता है जी, पॉजिटिव। उसके बाद क्या लगाया जाता है, नेगेटिव। फिर क्या किया जाता है, क्रॉस वैलेंसी की जाती है। क्या किया जाता है, क्रॉस वैलेंसी की जाती है। अब जैसे SO4 है, क्या है, SO4 है। अब ये कंप्लीट के ऊपर 2 चार्ज है, ठीक है।
तो अगर इसका कुछ चार्ज आएगा तो ये इस तरह से फिर ब्रैकेट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ब्रैकेट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रैकेट का आ जाएगा। मतलब है कि सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है, इसका ये मतलब है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब यहाँ पे क्या है देखें, Na का चार्ज इधर आ गया, SO का चार्ज इधर आ गया, तो Na2SO4 हो गया। अगर Na के ऊपर होता 3 चार्ज होता, फ़र्ज़ करें, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाता है, ऐसे करके ऐसे 3 आ जाता। बात समझ लग रही है नहीं लग रही? ठीक है। और एल्यूमिनियम क्लोरेट क्या है? एल्यूमिनियम, अब यहाँ पे क्या है बेटा, एल्यूमिनियम का चार्ज इसके नीचे, क्लोरीन का चार्ज इसके नीचे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? फार्मूला लिख रहे हैं, आसान है मुश्किल है? अब ये टेबल आप लोगों ने कम्प्लीटली फिल करना है, ठीक है, कम्प्लीटली फिल करना है। इसके अंदर कोई किसी की भी बुक के ऊपर ये चीज़ मैं इनकम्प्लीट ना देखूँ। क्लियर है? अब कुछ को देखा मैंने कर रहे थे, क्या समझ लगी नहीं लगी? सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर उसका जो चार्ज है क्रॉस करेंगे, दोनों का चार्ज क्या करेंगे आपस में क्रॉस करेंगे, उसका चार्ज उसके नीचे और उसके चार्ज उसके नीचे। और अगर कोई कंपाउंड है जैसे सल्फेट वगैरह हैं तो फिर उस पूरे को क्या करना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है। क्या कर देना है? ब्रैकेट में बंद कर देना है, और उसके जो दूसरी साइड से चार्ज आ रहा है उसको उसके नीचे डाल देना है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अगर यहाँ पर कोई शुरू में नंबर लिखा होता है, लेट से इसके ऊपर शायद बात नहीं हुई है, जैसे 2AlCl3 है, इसका क्या मतलब होता है? इसे मोल कहते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है? मोल्स। इसे क्या बोला जाता है? मोल्स। बस ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है? मोल्स। इसका क्या मतलब है? मोल्स। मज़ीद मतलब है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन कराऊंगा तो उसके अंदर आपको ये चीज़ बता दूंगा कि मोल क्या चीज़ होती है। ठीक है, मज़ीद जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आपका सवाल नहीं आएगा कि इसके अंदर कितने मोल मौजूद हैं, इसके अंदर कितने मोल मौजूद हैं, यह आपको बहरहाल मालूम होना चाहिए। ये जो नंबर बाहर लगा होता है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? मोल्स को। किसको ज़ाहिर करता है? मोल्स को। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड ये तो मैं मतलब है कि इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूँ कि 2 या 8 वो बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरों के साथ क्या है जुड़ जाते हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। तो केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है? ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको एक सब्सटेंस के अंदर क्या करती है? जोड़ के रखती है। तो ये 3 तरह से केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। नंबर 1 बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, डोनेटिंग और गेनिंग ये तो आपने पढ़ लिया आयोनिक के अंदर। किसके अंदर? आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर। अब क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब क्या है? वो पढ़ चुके हैं ना आप। डोनेशन जो रहती है, गेन या लूज करने वाला जो काम है वो आपने आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर पढ़ लिया। कैटायंस और एनायंस के अंदर आपने क्लियर कर लिया। अब आ जाती है म्यूचुअल शेयरिंग की बात। किस चीज़ की बात? म्यूचुअल शेयरिंग की बात। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअल एटम्स के इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं, देखें हमेशा शेयरिंग पेयर में होगी। किस में होगी? पेयर में होगी। तो इसे क्या कहते हैं? कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक एटम शेयर होता है, क्या एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयर होता है। एक इलेक्ट्रॉन, एक पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ये होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम जाहिर करते हैं इसके साथ सिंगल डॉट या सिंगल क्रॉस के जरिए। क्या चीज़? बीच में क्या लगा देते हैं? सिंगल डॉट या सिंगल क्रॉस। अभी आपको बुक के ऊपर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर क्या शेयरिंग होती है बेटा? 2 की। और ट्रिपल में कितने की होगी? 3 की। लेट्स सी। और ये भी उसी तरह से ही होगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मालूम है तो फिर आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि इनके दरमियान जो शेयरिंग है वो किसकी होगी, क्योंकि होता सारा वैलेंस शेल के ऊपर ही है। किसके ऊपर होता है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही होता है। उसके अंदर जितने कम है 8 से या जितने 8 से ऊपर हैं, मतलब है 1, 2 या 3 हैं, तो वो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से अगर वहाँ पे 15, 16 या 17 है, मतलब 5, 6 या 7 है, 5, 6 या 7 है वैलेंस शेल में, तो वो क्या करेंगे? वो भी सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अपने 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पूरे कर देंगे। या तो मतलब है कि दे के जान छुड़ा लेंगे। ठीक है, जो खैर शुरू वाले हैं ना 1, 2, 3 उसके ऊपर नहीं होगी बात। ठीक है, ये गलत होगी बात। ध्यान से अच्छा बैठ जाए। जो शुरू वाले हैं 1, 2, 3 वाली तो कहानी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ क्या है? 5, 6 और 7 को देखना पड़ेगा आपको। क्या है? किसको देखना पड़ेगा? 5, 6 और 7 को देखना पड़ेगा। 5 वाले का ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, 6 वाले का डबल और 7 वाले का सिंगल। बात क्लियर हुई? अच्छा, बंदा ज़रा स्पीड में होता है तो बाद का चीज़ें मुँह से स्लिप हो जाती हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी?
आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, दोबारा ये चीज़ आ चुकी है आयोनिक बॉन्ड, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है। क्या होता है बेटा, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन वन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड द अदर एटम गेन्स इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स कैटायन एंड एटम गेनिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स एनायन। तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा ये बात आ चुकी है। जैसे यहाँ पे क्या है, सोडियम है और इधर क्या है, क्लोरीन है। अब सोडियम ने क्या किया, ये मेटल है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ये करेगा ले लेगा। अब इसके भी 8 पूरे हो गए और इसके भी क्या है, आउटर शेल उड़ गया, एक आखिरी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था वो उड़ गया, तो पूरे का पूरा शेल भी क्या हुआ, उड़ गया। तो पीछे यहाँ इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए और दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। और हमारे पास जो बॉन्डिंग बनी है वो क्या फार्मूला बने हैं, NaCl। क्या हुआ, NaCl। अच्छा जी, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक आइटम। जी पहले मैं बता चुका हूँ, दिस इज बिकॉज मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज cations, whereas non-metals have a tendency to gain electrons to form negatively charged anions. Cation and anions are oppositely charged, having electrostatic force of attraction between them, making form ionic bond. ठीक है, तो इनके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द आयोनिक बॉन्ड्स। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? ये पहले मैं सारी वर्बली आपको बता चुका हूँ, अभी आ गई है बुक के जरिए। नेक्स्ट है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये 3 किस्म के होते हैं, ये बात मतलब एक मैंने तफसील से बता दी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, अब देखें यहाँ पे ये चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, ये इसका क्या मतलब है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। प्लीज़ यहाँ पे देखें हसन, इधर बेटा देखो, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड मौजूद है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कि आप उसको ये डैश के जरिए या ये मतलब क्रॉस के जरिए, ठीक है, दोनों जरिए से आप क्या कर सकते हैं बेटा, दिखा सकते हैं। क्या है, अ कोवेलेंट फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज डिनोटेड बाय 1 डॉट पेयर और क्रॉस पेयर और डॉट एंड क्रॉस पेयर और 1 शॉर्ट लाइन बिटवीन द बॉन्डेड आइटम्स। इसको आप कैसे दिखा सकते हैं, एक डॉट क्रॉस का पेयर होगा, किसका पेयर होगा, डॉट और क्रॉस का पेयर होगा, या आप क्या करेंगे बेटा, सिंगल लाइन दिखाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगल लाइन दिखाएंगे। इट इज डिनोटेड बाय 1 डॉट पेयर, डॉट का पेयर हो सकता है, क्रॉस का पेयर हो सकता है, या डॉट और क्रॉस दोनों भी हो सकते हैं, एक डॉट होगा और एक क्रॉस होगा, या क्या होगा, सिंगल लाइन होगी। अब देखिए यहाँ पे इसमें सिंगल लाइन सिर्फ दिखाएंगे, एक के लिए एक लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन। अब यहाँ पे n लगा है और उसके आगे 3 छोटी लाइनें मौजूद हैं और फिर n पड़ा है, इसका मतलब है n आपस में n के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, और कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। जहाँ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जरा होशियार होकर बैठे हैं फाद साहब। अच्छा जी, हाइड्रोजन एटम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक एक क्या हो जाएंगे, कंबाइन। अभी इस हाइड्रोजन के पास कितने आ चुके हैं, देखें ये सर्कल को देखें, 2, इसके सर्कल में भी अंदर कितने आ चुके हैं, 2। तो ये क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, -1 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो दोनों के ऊपर क्या होगा, -1 चार्ज होगा। नेक्स्ट है, और क्या हमारे पास एग्जांपल है, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए इसके अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन का एक आता है और क्लोरीन के कितने होते हैं, आउटर शेल में 7 होते हैं। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, कि यार इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा किस तरह का बनेगा। क्या याद रखने की ज़रूरत है, अगर आपको टॉपिक नंबर मालूम हो तो? नहीं है ना, याद जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जहाँ भी आ गया तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, H2O। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम आ गए हैं अलग-अलग, 2 हाइड्रोजन के एटम आ गए हैं अलग-अलग, और साथ में क्या गया है, एक ऑक्सीजन का एटम, एक क्या आ गया है, ऑक्सीजन का एटम। तो अब ऑक्सीजन जो है वो खुद कितनी बनाती है, एक बनाएगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के 2 है ना, हर दोनों के साथ एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट, एक के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी और दूसरे के साथ भी क्या बनाएगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में आ गए, अब क्या होगा, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब इसको फिल करने के लिए कितने चाहिए, 2। तो जब ये एक ही एटम के साथ इश्तराक करेगी तो फिर क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए होगा। कैसे होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करे, लेट्स सी, थोड़ा सा इसको
पेन को यूज़ करते हैं, अभी यूज़ नहीं किया। ये ऑक्सीजन है हमारे पास और एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद था, एक हाइड्रोजन कहाँ मौजूद है, यहाँ पे। तो ये क्या करेगा बेटा, एक, इसका मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस लाइन का क्या मतलब होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इसके साथ। लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे बेटा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए क्या करेंगे, आपस में पेयरिंग कर लेंगे। बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? उम्मीद है कि अब आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जब आपको सवाल आ जाएगा तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बीच में कौन सा यार बॉन्ड बन रहा था। आप सिर्फ वैलेंस शेल को ध्यान में लाएं। वैलेंस शेल कैसे पता चलेगा, एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखें, एटॉमिक नंबर की मदद से वैलेंस शेल को ध्यान में लेके आएँ और उसके बाद जनाब अली आप अपना बना सकते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ऑक्सीजन के अलावा और क्या हमें एग्जांपल दी गई है। अब CO2 है, CO2 है। अब देखें कार्बन को कितने चाहिए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आपको मॉलिक्यूल गिवन है, एटम गिवन है, कितने हैं, 2, एक इधर है और एक क्या है, इधर है। हम लगा देते हैं C को यहाँ पे, C को किधर लगा देते हैं, यहाँ पे। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कौन सा कितने वाला बनाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बनाएगा और डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। अब कार्बन को 4 चाहिए थे तो 2 इधर से आ गए और 2 इधर से आ गए, तो इसके 4 पूरे हो गए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे, 2, तो इसने 2 इसके साथ शेयर किए हैं तो इसके भी पूरे हो गए, और 2 इसने इसके साथ शेयर किए हैं तो इसके भी 2 पूरे हो गए। तो ये बात अब क्लियर हुई है कि नहीं हुई है कि जनाब अली जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस किस्म का बनेगा, बिल्कुल फिटफाट है कि नहीं है। अगला क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पहले डिस्कस कर चुके हैं, कितना है, 15 है। कितना है, 7 है, 2, 5, 7, वो सॉरी सोडियम को देख रहे थे, ठीक है, 15। ओके, नाइट्रोजन कितना है, 7 है। नाइट्रोजन कितना है, 7 है। मैं शायद मैथ्स नंबर की तरफ चला गया हूँ, ठीक है। तो 7 है, कितना है, 7 है। तो अब आउटर शेल में कितने हैं इसके पास, 5 है। जब 5 है तो हम कितने, हम जहाँ पे और लगाएंगे, 3 लगाएंगे। कितने लगाएंगे बेटा, 3 लगाएंगे। तो इसके भी 8 हो गए और दूसरे नाइट्रोजन के भी कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन अगर हमारे पास आता है HNO3, ठीक है, ये उसको छोड़ देते हैं, फिलहाल इसी के ऊपर ही रहते हैं। अब नाइट्रोजन और कोई हमें दिया गया नहीं है तो फिर मौजूद मतलब है कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या अगर आ जाए तो अब आप क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि जनाब अली क्या सूरत हाल होगी, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन यहाँ पे कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, NH3 में बता सकते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी गुड। कैसे, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 है, तो सिंगल इसके साथ, सिंगल इसके साथ और सिंगल इसके साथ, इसके भी 3 पूरे हो गए और हाइड्रोजन को भी एक एक अपना पूरा मिल गया। ठीक हो गई बात, क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, की पॉइंट्स हैं। ये सारे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है कि जो कि हमने इसके अंदर डिस्कस ना की हो। नेक्स्ट ये अभी आप बैठ के करें, सही है, इसकी एक्सरसाइज वगैरह देख लें। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं है तो बता दीजिएगा। ये वैसे भी जो है आपके MCQs का टेस्ट है, उसके अंदर ये सारे की सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैंने छोड़ दी हो, स्किप कर दियो। तो इंशाल्लाह जब टेस्ट होगा तो ये क्या है, सारे के सारे भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दैट वाज इट जेंटलमैन, चैप्टर नंबर 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड रिगार्डिंग द केमिकल बॉन्डिंग। थैंक यू वेरी